नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ वीकली करंट अफेयर के साथ। तो आपकी 2 करंट अफेयर की सीरीज आप सभी को मिल चुकी होंगी। ये हमारा आज तीसरा एपिसोड होने वाला है साइंस एंड टेक का जो वीकली करंट अफेयर है। तो देख लेते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपका नया शुरू किया गया है, आपके द्वारा ही सुझाया गया था, जिसमें आप सभी ने बोला था कि जो वीकली करंट अफेयर है उसको कवर करवाइए, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है और डेली एक एक करंट अफेयर हम देख नहीं पाते हैं। तो एक साथ कंपाइल मिलेगा तो हम सभी उसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही चलिए शुरू कर लेते हैं आज की करंट अफेयर। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जिन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बाद हम बात करेंगे अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है। इसके बाद है पेरिस पैरालंपिक का जो समापन हुआ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत पहले स्थान पर है और हिंदी दिवस के बारे में। चलो आगे आ जाते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है योजना? आप सभी को पता होगा कि इस योजना में पहले 70 वर्ष की आयु के या उससे अधिक के जो आपके बुजुर्ग थे उनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इस योजना का विस्तार किया गया है और विस्तार करके इसमें 70 प्लस के जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे उनकी वार्षिक आय कितनी भी हो, उसका कोई मैटर नहीं करता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कवर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये अब आपके किस में शामिल हो गए हैं? पीएमजेवाई में शामिल हो गए हैं। ठीक है, 70 वर्ष की जो आयु है, कैटेगरी है, उसको इसमें शामिल किया गया है, इसीलिए आपका चर्चा में हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी मिल गई है 70 वर्ष और उससे अधिक के जितने भी आप बुजुर्ग हो जाते हैं। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड दिया जाएगा। अब ये जो लोग हैं, देखिए, इनकी फैमिली को कार्ड मिला होगा, जिसने ले रखा होगा, उस फैमिली में कोई बुजुर्ग भी होगा, तो पहले वो कंबाइन नहीं था। तो अब जो फैमिली को पहले कार्ड मिला है उसके तहत तो फैमिली वर्क करने वाली है, लेकिन जो भी बुजुर्ग इसके तहत आ रहे हैं उनको एक अलग से नया कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड का यूज सिर्फ वो बुजुर्ग इंसान ही कर सकता है जिसके लिए बनाया गया है। उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स उस कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे और इसमें इनका 5 लाख तक का जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है वो सारी चीजें इसमें होंगी। ठीक है, उन्हें इसे अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अब हम बात कर लेते हैं। कब इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। इसका एक मंत्रालय हो जाता है, नोडल मंत्रालय। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका नोडल मंत्रालय क्या है, तो इसका नोडल मंत्रालय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इस योजना का नोडल मंत्रालय है। और याद रखिएगा, अगर कभी भी स्टेटमेंट वाइज योजना से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मंत्रालय में, स्टार्टिंग ईयर में और प्लस आपके जो कवरेज दिया जा रहा है, जो पात्रता है, इसमें घपला किया जाता है। तो आपको यदि लाइन टू लाइन चीजें पता है उस योजना की, तो आप उस प्रश्न को सही करके आओगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शुरुआत आप सभी को पता है, नॉर्मल है। इसके बाद नोडल मंत्रालय आ जाता है। अभी जो कवर दिया गया है इसमें आपको पता है किसमें फंसा सकते हैं? ये वाली जो लाइन है कि इसमें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इसको साझा करना है या नहीं करना है, इस लाइन में आपको फंसा सकते हैं। इसमें आपका कुछ उल्टा सीधा लिख देंगे, आप फंस जाओगे। दूसरा, यहाँ पर जो 70 वर्ष तक की आयु के लिए है या 70 वर्ष से अधिक प्लस के लिए भी है। ठीक है, और उनके लिए एक नया कार्ड बनाया जा रहा है कि परिवार के कार्ड में ही साझा करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, इन पर एकदम क्लियर होकर के आपको जाना है। तो क्लियर मैंने बताया, इनके लिए एक नया विशिष्ट कार्ड बनेगा। 70 और 70 प्लस की आयु के जितने भी आपके बुजुर्ग हो जाते हैं, परिवार के साथ वो बिल्कुल भी साझा नहीं करेंगे। 5 लाख तक का कवर मिलने वाला है। नोडल मंत्रालय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। शुरुआत 2018 में हुई थी। ठीक, 4 स्टेटमेंट पास आते हैं, वो 4-5 स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही होंगे। आगे आ जाते हैं, लक्ष्य इसका क्या हो जाता है। तो आपके जो माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनके लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाना है। ठीक है, इस योजना में लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के जो आंकड़े थे इसके आधार पर किया गया है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं इसमें। पीएमजेवाई ये एक पोर्टेबल योजना है। अब पोर्टेबल कैसे हो जाती है? पोर्टेबल तो वो चीज होती है ना जिसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पोर्टेबल ये इसलिए है क्योंकि आयुष्मान कार्ड को हम एक जगह से उठा करके किसी भी दूसरे राज्य में ले जा सकते हैं और वहां पर यदि उसके तहत कोई भी आपका अस्पताल रजिस्टर्ड है तो हम उस कार्ड का यूज कर सकते हैं। यानी कि वो जो कार्ड है आपका ऑल ओवर द इंडिया यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो वहां पर कोई मना ही नहीं है कि भाई अगर ये कार्ड आपका यूपी में बना है तो सिर्फ यूपी के अस्पतालों में ही यूज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो एक ऐसी योजना है, पोर्टेबल योजना है। पूरे ऑल ओवर द इंडिया में जो भी पीएमजेवाई के तहत सूचीबद्ध अस्पताल होंगे वहां आप लोगों का इलाज होगा। चलो आगे आ जाते हैं।
इस योजना के अंतर्गत अब क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी? तो इस योजना के अंतर्गत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दी जाएगी, ठीक है। नैदानिक सेवाएं इसमें शामिल होंगी, चिकित्सा की जो फीस है वो इसमें शामिल होगी, कमरे का शुल्क होगा, ओटी शुल्क होगा, आईसीयू शुल्क होगा, ये सारे शुल्क आपके शामिल होंगे। अच्छा, अब कितने दिन तक, ये तो बात रही कि शुल्क क्या क्या शामिल होगा, कितने दिन तक आप इसका यूज कर सकते हो, कितने दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट इससे आपका इलाज हो सकता है यदि एडमिट करने की बारी आई। तो एडमिट होने से 3 दिन पहले का मान्य होगा और 15 दिन तक। तो टोटल आप ये मान के चलो कि 18 दिन तक आप इसका यूज कर सकते हो। 18 दिन में आपका ये वर्क करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी अस्पताल में आप एडमिट हो सकते हो 18 डेज तक, ठीक है। क्योंकि जिस दिन से आप एडमिट हुए वो डेट, उससे पहले का 3 दिन भी इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपका ये 15 दिन। तो इस तरीके से आपका वर्क करने वाला है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है जो पूरी तरीके से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। अब इसके तहत आपके कुछ पार्टीशंस है, पैसे का डिवाइडेशन किया गया है। हिली एरियाज के लिए अलग है, जहां पर विधानसभा नहीं है, जैसे कि लद्दाख वाला एरिया हो गया है, वहां पर नहीं है तो 100% केंद्र देगा। यदि आपके हिली एरियाज हैं तो वहां पर 60-40 का रेशियो है, कहीं पर 90-10 का रेशियो। हिली एरियाज के लिए 90-10 का रेशियो है, लाइक त्रिपुरा जैसे आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे 90% जो है वो सरकार देगी और केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार को देना होगा। नॉर्मल जो आपके एरियाज हो जाते हैं वहां पर आपका 60-40 का रेशियो हो जाता है। तो इस तरीके से जो पैसा है वो डिवाइड किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में इस योजना को लेकर के, ठीक। आगे आ जाते हैं। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इसके बारे में समझ लेते हैं भाई। देखिए, तो हाल ही में इसका जो सफल परीक्षण हुआ है ये कहां पर हुआ है? ओडिशा के चांदीपुर में किया गया इसका सफल परीक्षण, ठीक है। और यहाँ पर चांदीपुर में आपकी एकीकृत परीक्षण रेंज है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण यहीं से हुआ, सफलतापूर्वक हुआ। अब आगे जाते हैं हम अग्नि 4 के बारे में, जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है इसके बारे में। अग्नि 4 अगर लिखा है तो इससे पहले आपकी इसी सीरीज की अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 ऑलरेडी आ चुकी होगी, ठीक। चल आगे बात करते हैं। अग्नि 4 अग्नि सीरीज की चौथी मिसाइल है, यही सबसे पहले पॉइंट लिखा भी गया है। बात करते हैं, इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर के बनाया है। तो 2 लोगों के पार्टिसिपेशन से इसको बनाया गया है, एक है डीआरडीओ, एक है भारत डायनामिक्स। आगे आते हैं, ये लंबी दूरी की परमाणु क्षमता से लैस है, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये कैसे वार करती है, सतह से सतह पर। आप कभी भी ये उठा करके देखना जब मिसाइल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला जो पॉइंट हो जाता है ना कि कैसे मार करती है, सतह से हवा में, ठीक है, कि सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट आता है, आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सतह से सतह में वार करती है। आ जाते हैं अब इसके वजन पर। इसका जो वजन है वो 17,000 किलोग्राम का हो जाता है और इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर हो जाती है। बात करें मिसाइल की रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज है 3,500 से 4,000 किलोमीटर्स तक, ठीक है। और ये 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कि ये 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा करके 3,500 से लेकर के 4,000 किलोमीटर तक अपना जो लक्ष्य है उसको भेद सकती है, उसको ब्लास्ट कर सकती है, उसको मार सकती है, गिरा सकती है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक के बारे में। इसका जो अभी आपका समापन हुआ है, तो अब समापन हो गया है तो सारी चीज़ें हमें इसमें जाननी ज़रूरी हो जाती हैं, किसको कितने मेडल्स मिले, कैसे मिले, कितने मेडल जीते। और अभी आप सभी जानते हो कि मोदी जी सारे जिन्होंने भी मेडल्स जीते थे उन सभी से वो मिले भी हैं, ठीक। तो 8 सितंबर 2024 को आपका पेरिस पैरालंपिक का क्या हो गया है, समापन हो चुका है, ठीक। समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक रहे थे वो है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि समापन समारोह में यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न में ध्वजवाहक कौन है, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त से हुई थी और शुरुआत में, ठीक है, आगाज के दौरान ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री रहे थे जब इसकी शुरुआत हुई थी। टोटल पदक इसमें भारत ने 29 जीते हैं, अब तक के हाईएस्ट पदक हैं। और जो नॉर्मल आपके ओलंपिक्स हुए थे उससे तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। कौन कौन मेरी इस बात से अच्छा सहमत करता है मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज हमने लक्ष्य रखा, हमने 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे ओलंपिक्स के लिए,
ठीक है। और इनके लिए जो बजट था विच इज लाइक 50 करोड़ के आसपास का बजट था, इन्होंने उनसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हमें करके दिखाया है। 29 पदक इन्होंने जीते हैं। पदक तालिका में ये 18वें स्थान पर रहे हैं। टोटल हमारे पास 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 13 कांस्य हैं, जो हमारे लिए प्राउड की बात हो जाती है। लिटरली आई फील वेरी प्राउड। आगे बात करते हैं, चीन ने 219 पदक जीते हैं और पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। चीन के साथ तो हमारी दूर दूर तक कभी बराबरी हो ही नहीं सकती है इसमें। पेरिस पैरालंपिक की बात कर ले, ये आपके 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हैं। इस समय 22 खेल आयोजित किए गए और शुभांकर था पैरालंपिक फ्रीज इसमें। ठीक है, शुभांकर भी आपसे पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में शुभांकर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार आपसे पूछ ले जाते हैं। पैरालंपिक खेल में आ जाते हैं भाई, तो ये पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जो खेल है वो 1960 में खेला गया था रोम, इटली में। ठीक है, मुरलीकांत पेटकर पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। फर्स्ट टाइम इन्होंने पदक जीता था पैरालंपिक में, तो इनका नाम जरूर याद रखना है, मुरलीकांत पेटकर। आगे बात करें, वर्ष 1972 में हीडलबर्ग पैरालंपिक में तैराकी में पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल में 3 स्पर्धा थी, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आगे आते हैं, अब इसमें पदक किसमें कितने कितने जीते गए हैं। देखिए यहाँ पर प्रीति पाल ने दो जगह पदक जीते हैं। सबसे पहले एक तो 200 मीटर दौड़ में और दूसरा इन्होंने जीता है 100 मीटर दौड़ में। इसके बाद अवनी लखेरा आ जाती है, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक। मोना अग्रवाल 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कांस्य पदक। प्रीति पाल 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक। मनीष नरवाल 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक। रुबीना फ्रांसिस महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। प्रीति पाल 200 मीटर में कांस्य पदक। निषाद कुमार पुरुष हाई जंप में रजत पदक। योगेश कथुनिया पुरुष डिस्क थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता है। नितेश कुमार पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। थुलासी माथी मुरुगेसन इन्होंने महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। आगे देख लेते हैं, इसके बाद आते हैं सुहास यथिराज, इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीता। राकेश कुमार सीतल देवी मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सुमित अंतिल पुरुष जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक। नित्या श्री शिवान महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक। दीप्ति जीवनजी महिला 400 मीटर में कांस्य पदक जीता है। इसी प्रकार मरियप्पन, शरद कुमार, अजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह गुर्जर और सचिन खिरवाल हैं जिन्होंने रजत कांस्य पदक जीते हैं। इधर आ जाते हैं आपके स्वर्ण पदक में, धर्मवीर ने जीता है आपका स्वर्ण पदक। प्रणव सूरमा ने जीता है क्लब थ्रो में रजत पदक। कपिल परमार कांस्य पदक। प्रवीण कुमार रजत पदक। फिर होकाटो होतेजे सेमा इन्होंने पुरुष शॉटपुट में कांस्य पदक जीता है। सिमरन महिला 200 मीटर की रेस में कांस्य पदक और नवदीप सिंह आपके पुरुष भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपकी इस बार की आपकी पूरी ये टेबल थी जो हमने देख ली। आगे आते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में आपका सूरत पहले स्थान पर रहा है और आपसे ये कई बार पूछते भी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कार दिए। अब यहाँ पर आपकी श्रेणियां हैं, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। तो इन तीनों श्रेणियों को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और जब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। तो इसीलिए श्रेणी 1 पे आते हैं। सबसे पहले श्रेणी 1 में कौन से शहर आपके रखे जाते हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है, वो आपके श्रेणी 1 में आते हैं। और इसमें आपका सूरत पहले स्थान पर आया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। दूसरे स्थान पर जबलपुर है और तीसरे में आगरा है। पहले में सूरत, दूसरे में जबलपुर, तीसरे में आगरा। श्रेणी 1 10 लाख से अधिक जनसंख्या। श्रेणी 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें आबादी आपकी 3 लाख से लेकर के 10 लाख तक होती है। 10 लाख से कम, 3 लाख से ज्यादा। ठीक, ये है आपके श्रेणी 2 के शहर। इसमें पहले स्थान में कौन आया है, तो फिरोजाबाद आपका पहले स्थान पर आ गया है। इसके बाद अमरावती है और इसके बाद आपका झांसी है। आ जाते हैं श्रेणी 3। इसमें आपके कौन से शहर आ जाते हैं, जिनकी आबादी 3 लाख से कम होती है। इसमें आपका रायबरेली पहले स्थान पर है। इसके बाद नलगोड़ा है और नालागढ़ है। ठीक है, तो ये तीनों श्रेणियां आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरों में शहर कार्य योजना और वायु गुणवत्ता के तहत अनुमोदित जो गतिविधियां हैं, जो सरकार के द्वारा करवाई जा रही हैं, सरकार ने नियम कानून कायदे बनाए हैं, योजनाएं लाई हैं, उसको यदि सुचारू रूप से वो शहर फॉलो कर रहा है, ठीक है, और उसके तहत वहां पर चीजें भी देखने को मिल रही हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रैंक बनाते हैं और रैंक बना के उसको पुरस्कृत करते हैं। अब मेन एंड इम्पॉर्टेंट
चीज। अब हिंदी दिवस, क्यों हिंदी दिवस आपका हमेशा 14 सितंबर को ही मनाया जाता है? देखिए आ जाते हैं, प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। यहाँ पर हिंदी दिवस का उद्देश्य है हिंदी के महत्व को समझाना और बढ़ावा देना। आते हैं अब हमेशा क्यों मनाते हैं 14 तारीख को। देखिए 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी जो है वो देश की राजभाषा घोषित हुई थी आपकी। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया। सबसे पहले हमने कब मनाया हिंदी दिवस? तो 1953 में हमने सबसे पहले आपका हिंदी दिवस जो मनाना है वो शुरू किया था। तो कब शुरू किया था? 1953 में। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा हिंदी के बारे में। हिंदी का मतलब क्या होता है आखिर, क्यों? तो सिंधु नदी की भूमि है, आप सभी जानते हो। हिंदी का मतलब ये है कि सिंधु नदी की भूमि। एक्चुअली सा नहीं बोल पाते तो लोग। तो 11वीं शताब्दी की शुरुआत में फारसी बोलने वाले लोगों ने सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी का नाम दे दिया था। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देश में लगभग 70% आबादी हिंदी समझती है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, मैंड्रिन, स्पेनिश, अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन अब ये आपकी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। तो ये हिंदी आपकी 3rd प्लेस पे आ गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। मैंड्रिन है, अंग्रेजी है, हिंदी है, देन आपकी स्पेनिश आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो चुका है। आगे आ जाते हैं, भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद बात करेंगे 343 की, जहां पर बताया गया है संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए, विच इज हिंदी। और बात करें लिपि की तो वो है हमारी देवनागरी। आगे आते हैं, अनुच्छेद 344 की बात कर लेते हैं। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति किस प्रकार से होगी? इसके बाद अनुच्छेद आ जाता है आपका 351, जहां पर बोला गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, कैसे हमें काम करना है। भारतीय अनुसूची जो संविधान की है 8वीं अनुसूची, इसमें हिंदी सहित आपकी 22 आधिकारिक भाषाएं दर्ज की गई हैं। तो ये टोटल चीजें थी जो हमने पढ़ ली, वीकली करंट अफेयर में समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में हमेशा कहती हूँ यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू।